आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप भी टेक्नोलॉजी के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो चलिए मिलकर टेक्नोलॉजी का शिकार करते हैं। मैं आज आपको उस शख्स की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने आज की जनरेशन को एडिक्टिव बनाया है। ऐसी एडिक्शन लगाई है जो छूटते नहीं छूट रही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस कहानी की शुरुआत होती है 26 दिसंबर 1928। इस लड़के का जन्म यूनाइटेड स्टेट्स के शिकागो शहर में हुआ था, जबकि उनकी माँ और पिता रशिया से स्थलांतरित होकर इस शहर में आए थे। उस परिवार की काफ़ी सिंपल जीवनी थी। उनके माँ और पिता घरों घरों में जाकर इंस्टॉलमेंट प्लान्स का व्यापार करते थे। इसके माता और पिता एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे, जो कि आगे चलकर लड़के को बहुत फ़ायदा हुआ। अपने शुरुआती वर्षों के दौरान लड़का अपने परिवार के साथ विन्नीपेग में रहता था। वह बचपन से ही जिज्ञासु था। उसने लगातार यह जानने की कोशिश की कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। 4 साल की उम्र में जिज्ञासा से अलग अलग चीज़ों को खींचने लगा था। एक दिन लड़के ने देखा कि कुछ उसी के उम्र से थोड़े बड़े लड़के मैग्नीफाइंग ग्लास से खेल रहे थे और सूरज की किरणों से कागज जला रहे थे। यह देखकर लड़का हैरान रह गया। उसे जानना था कि यह कैसे हुआ। तो उसके पास मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं था और उम्र में बड़े लड़के थे, वो मैग्नीफाइंग ग्लास को छूने भी नहीं देते थे। तो उसने सोडा पॉप की बोतल ली और उसे तोड़कर उसका मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया। यह कई उदाहरणों में से एक था जब लड़के ने अपने पारंपरिक शैली को एक अपरंपरागत तरीके से संतुष्ट किया। चीज़ों को नष्ट करने से रोकने के बजाय माता पिता ने भी ध्येयपूर्वक अपने लड़के को आग्रह पूरा करने दिया। बाद में 9 साल की उम्र में लड़के ने उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली ट्रेनों को बेहतर बनाने के लिए विचार किया। उसने घर्षण के बारे में अभी सीखा था, इसलिए वह जानता था कि इससे छुटकारा पाना आवश्यक है। उसने सोचा, हम मैग्नेट पर इस ट्रेन का समर्थन क्यों नहीं करते। उस समय तक वह पहले से ही जानता था कि जब तक एक ही चार्ज के 2 मैग्नेट करीब आते हैं तो वे खुद को अलग कर लेते हैं। यह सिर्फ इसका हिस्सा था। इस लड़के ने आगे विश्लेषण दिया कि जैसे जैसे हवा ने घर्षण पैदा किया, उन्हें उससे छुटकारा भी पाना पड़ा। तो ट्रेन को एयर टाइट वैक्यूम टनल में होना चाहिए। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि इस उम्र में इतना सोचना, इतना जटिल विचार करना पूरी तरह से एक अनोखा था। लड़के ने अपने आगे की पढ़ाई इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो में ही की। एक भौतिक वैज्ञानिक बनने का फैसला किया और लगभग एक हो गए, लेकिन केमिस्ट्री में उनका मन नहीं लगता था। जब वे पहली बार केमिस्ट्री के विज्ञान की प्रयोगशाला में गए थे तो उसका संबंध उन्होंने खाना बनाने से कंपेयर किया। लड़के ने अपनी पसंद पर पुनर्विचार किया। उसने भौतिक विज्ञानी से लेकर एक इंजीनियर बनने तक का सफ़र तय किया। उसने गणित के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BSEE में विज्ञान में स्नातक किया। इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी शिक्षा को वित्त देने के लिए यह रिजर्व अधिकारियों के प्रशिक्षण कोर में शामिल हो गए। उन्होंने 1950 में डिग्री प्राप्त की और उसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि लेकर अपनी पढ़ाई जारी रखी। लड़के ने कोरियाई युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना के उध्वंसक में सेवा की और रेलवे पटरियों को नष्ट कर दिया। उन्होंने अपनी सेवाओं के लिए कोरिया के राष्ट्रपति सिंहमन से एक
राष्ट्रपति इकाई प्रशस्ति पदक प्राप्त किया। फिर बाद में लड़के ने बेल सिस्टम यानी उस समय की अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ की कंपनी को ज्वाइन किया। लड़के ने बेल सिस्टम से खुद को अनकंफर्टेबल पाया। वह सुबह 9 बजे शुरू होता था। 150 अन्य इंजीनियरों के साथ कमरे में बैठे शाम 5 बजे घंटी बजने के साथ ही उन्हें अन्य सभी के साथ जाना पड़ता था। इससे उनकी प्रगति नहीं होती। लड़का खुश नहीं था, इसलिए लड़के ने बेल सिस्टम छोड़ दिया और वेस्टर्न इलेक्ट्रिक की सहायक कंपनी टेलीटाइप कॉरपोरेशन में शामिल हो गए। टेलीटाइप कॉरपोरेशन में काम करते हुए लड़के को मोटोरोला से एक प्रस्ताव मिला। मोटोरोला अमेरिका की ऐसी ही कुछ छोटी कंपनी थी। वह 1954 में शम्बुर्ग इलिनॉइस के मोटोरोला इंक में शामिल हो गई। मोटोरोला के पास अधिक आरामदायक और लचीला वातावरण था जो लड़के को बहुत पसंद आया और वह अक्सर खुद को तकनीकी विचारों और संबंधित मुद्दों पर अपने काम के घंटों में सभी के साथ चर्चा कर पाते थे। वह अपने मास्टर की डिग्री के लिए कक्षाओं में भाग लेते थे और रात के दौरान अध्ययन करते थे, लेकिन उससे उनके काम के प्रति समर्पण में कोई बाधा नहीं आई। 2 साल के भीतर लड़के ने चयनात्मक सिग्नलिंग डिवाइस के लिए अपना पहला पेटेंट प्रदान किया। उन्होंने अपने MS 1957 में डिग्री ली। अगले वर्ष लड़के को ग्रामीण USA के लिए पहली ऑटोमेटिक पुश बटन रेडियो टेलीफोन के लिए पेटेंट मिला। लड़के ने मोटोरोला पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, लोग अन्य लोगों से बात करना चाहते हैं, घर या कार्यालयों और कार से नहीं। यह विकल्प को देखते हुए लोग कुख्यात तांबे के तार से अपरिवर्तित जहां भी है संवाद करने के स्वतंत्र मांग करेंगे। तो आगे की सोच रखते हुए उस लड़के ने कहा कि कुछ अच्छा बन सकता है। लड़के ने अनुमान लगाया कि वे एक वायरलेस हैंड सेल के फ़ोन बना सकते हैं। यह मोबाइल फ़ोन की तरफ आवश्यक एक अच्छा कदम था। मोटोरोला को सरकारी एजेंसी को यह दिखाने की भी ज़रूरत थी कि यह एक काम करने वाला मोबाइल फ़ोन वास्तव में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से संभव है। भी दूसरी तरफ जो उन्होंने अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी थी AT&T, उन्होंने क्लेम किया कि कार बेस्ड यूनिट्स में वह फ्यूचर में कम्युनिकेशन करवा देंगे। तो ये सोचने वाली बात थी और ये बहुत डरावनी भी बात थी। तो सन 1972 के नवंबर में अपने मालिक को समझाने के बाद लड़के ने अपने विचार को एक आविष्कार में बदलने का पीछा किया। उनके उत्साह ने उनके आसपास के लोगों को सम्मोहित कर दिया और उन्हें अपना अनुयायी बना लिया। वस्तुतः उन्हें कंपनी में सभी इंजीनियरिंग को बंद करना पड़ा और सभी को फ़ोन और बुनियादी ढांचे पर काम करना पड़ा। मोटोरोला पहले से ही एकीकृत करने पर काम कर रहा था और बहुत सारे विभाग उन चीज़ों पर काम कर रहे थे जो पोर्टेबल अनुभव को छोटा कर देंगे। नए आविष्कार को प्रदर्शित करने के लिए न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। उस समय दिस वॉज अ ह्यूज विक्ट्री इन द वॉर अगेंस्ट मोनोपोली। AT&T दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी और इस तथ्य से मोटोरोला जैसी छोटी कंपनी ने उन्हें मात दे दी थी। फिर 4 अप्रैल 1973 को मोटोरोला ने इंट्रोड्यूस किया वायरलेस टेलीफोन। यह खबर न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में छपी। सुर्खियों में थी। मार्टिन कूपर को सिस्टम रेडियो टेलीफोन सिस्टम के पहले आविष्कारक के रूप में नामित किया गया था। जी हाँ, इस लड़के का नाम था मार्टिन कूपर।
फिर मोटोरोला का पहला फ़ोन 1984 में लोगों के यूज़ में आया। DYNA टैग 8000X उस पहले मोबाइल का मॉडल नंबर था। उन्होंने लोगों को 30 मिनट का टॉक टाइम और 8 घंटे का स्टैंड बाय दिया और उसके साथ LED डिस्प्ले स्क्रीन और डायलिंग एंड रिकॉलिंग एंड पहले सिर्फ 30 लोगों के नंबर ही उसमें स्टोर हो पाते थे। उस फ़ोन की कीमत $3,995 और मंथली उसकी रिचार्ज की कीमत मंथली $50 थी और पर मिनट 0.40 मिनट की थी। जी हाँ, हम वही लड़के की कहानी सुन रहे थे जिन्होंने आज हमारी पीढ़ी को चमत्कारिक वरदान दिया, जो कि हम सब उसे हाथ से नीचे नहीं रखते। वह एक जीवन का अविभाज्य घटक बन चुका है। उनका नाम था मार्टिन कूपर। आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।